सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिसका आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई है उनको यहाँ लाने की। और मैं भी पर्सनली उनकी स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को भी वो उनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायर करेगी। तो इसलिए मैं चाहती थी कि वो हमारे चैनल में आए और अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करे। सो ही इज़ नन अदर देन माई हस्बैंड। इन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं जैसे कि IBPS PO, RRB PO, IBA CIO, SBI PO, SSC CGL 2019 एंड SSC CGL 2020 एक्सेट्रा। तो इनकी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली काफ़ी सही रही होगी। और कैसा कैसा इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीज़ों का निचोड़ आज हम इस वीडियो में निकालेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप अभी फ़िलहाल कहाँ काम कर रहे हैं? फ़िलहाल मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में एज ए एएसओ काम कर रहा हूँ। हुँ। और इससे पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर काम करता था। ओके। तो अब आप इसके बाद अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्कूलिंग आपने कहाँ से कर रखी है, उसके बारे में आप बताइए? तो बेसिकली मेरी सारी स्कूलिंग हॉस्टल्स में ही हुई है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे बिहार में वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो पिताजी ने मेरे अर्ली एज में ही मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने क्लास 12 तक हॉस्टल्स में ही पढ़ाई की है। 12th में मैंने जेईई की प्रिपरेशन की थी और वहाँ से मेरे को आईआईटी जोधपुर में सिस्टम इंजीनियरिंग कोर्स मिला था। उसके बाद मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की है। 2019 अगस्त में मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ रुख किया। तो आपने इंजीनियरिंग की तरफ आपका रुझान क्यों नहीं रहा? उस तरफ भी तो आप ट्राई कर सकते थे, उम, क्योंकि आपका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है आईटी वगैरह तो। तो जो मेरा कोर्स है सिस्टम इंजीनियरिंग, वो एक कंपोजिट कोर्स है, कोर कोर्स नहीं है। कोर कोर्स है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, ये सब कोर कोर्स होते हैं। तो उस तरह कोर कोर्स नहीं था, तो मुझे ज़्यादा सही लगा कि मैं सिविल सर्विस या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा मेरे लिए। ओके। हुँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सिविल्स की तैयारी कर रहे थे, फिर सिविल्स से आपने कैसे स्विच किया जैसे बैंकिंग और एसएससी की तरफ? क्या रीज़न रहा? तो 2019 अगस्त में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद मैं घर आया, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। कुछ दिनों तक मैंने किया, 2-4 महीने तक मैंने यही किया। और साथ में अदर एग्ज़ाम्स का भी देखते रहता था कि क्या तो मेरे लिए ये न्यू था गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो मैं और भी एग्ज़ाम्स का देखते रहता था, बैंक्स के या फिर आरबीआई वगैरह के एग्ज़ाम्स का देखता रहता था साथ-साथ में। तो फिर उसमें मैंने जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फिर मैंने उसमें एक वो सीसैट के पोर्शन के लिए जब मैंने सर्च किया, तो फिर वहाँ पे मेरे को इन वन डे एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। तो जैसा कि आपने बताया कि इस तरीके से आपको वन डे एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला, बट वो क्या एक सोल रीज़न था जिससे कि आपने सिविल से स्विच करके एसएससी और बैंकिंग की तरफ आने का फैसला लिया? हाँ, तो मैं शुरू में सिविल सर्विस के ही कर रहा था जब, तो धीरे-धीरे मेरे को इन एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। हुँ। बट मैं स्विच नहीं किया था अंटिल कोविड जब स्टार्ट हो गया था मार्च 20 में। उससे पहले तक मैं सिविल सर्विस की कर रहा था और साथ में इनके एग्ज़ाम्स के भी देखता रहता था। सीसैट के मॉक्स वगैरह की जगह मैं बैंक्स वगैरह के पेपर देखते रहता था। बट जब कोविड आया और बहुत सारे जॉब इनसिक्योरिटी के कारण बहुत लोगों की जॉब्स गई, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को एक जॉब ले लेनी चाहिए पहले, क्योंकि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन होता है। तो फिर मैंने सिविल सर्विस को छोड़ के कोविड के बाद प्रॉपर्ली बैंक्स और एसएससी एग्ज़ाम्स की तरफ फ़ोकस किया। एक्चुअली सिविल सर्विसेज में ऐसा अनसर्टेनिटी लगता है जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि होगा कि नहीं होगा। और वो ऐसा टाइम ही चल रहा था 2020 का, जबकि लोग को अपने जॉब जा रही थी। तो यस, मैं समझ सकती हूँ ये रीज़न। तो जब आपने डिसाइड किया कि अब आपको एसएससी और बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, तब आपका सबसे पहला क्या एक टेक था कि अब आपको क्या पढ़ना है
और वो कौन-सा टाइम पीरियड था वो भी आप बताइए। और आपने कौन-सी बुक के बारे में पता किया, कौन-से वीडियो या सिलेबस वगैरह क्या आपने सबसे पहला जो वो फ़ेज़ होता है, जो सबके लाइफ़ में आता है, तो वो वाला फ़ेज़ क्या था, वो टाइम वो बताइए थोड़ा? तो मैंने जब मार्च 2020 से पहले जब आया था तो मुझे आईबीपीएस के बारे में पता था। तो वहाँ पे मैंने एक प्री एग्ज़ाम दिया था उसका। हुँ। बस जाके एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा उसमें थोड़ा 2-2 घंटे की रोज़ मैं प्रिपरेशन करता था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये एग्ज़ाम के बारे में आपको कैसे पता चला? आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम, तो उम, वो आप बस ऐसे ही गए थे या फिर आपको कुछ पता चला कि अच्छा ऐसा भी कोई एग्ज़ाम आ रहा है? नहीं वो मैं जब सर्च कर रहा था कि क्या सब एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सीसैट में क्या से सवाल आते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे उन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के सवाल दे रखे थे, हुँ, कि यहाँ पूछ रखे हैं, यहाँ पहले यहाँ आया। तो फिर वहाँ से मैंने सर्च करना ट्राई किया, सर्च किया कि ये क्या एग्ज़ाम्स होते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि बैंक में ऐसे आईबीपीएस करके ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो ईए नेशनलाइज़्ड बैंक का एग्ज़ाम कराती है। तो फिर वहाँ से मैंने जब देखा तो पता चला कि इसमें इसका फॉर्म जनरली लास्ट दिसंबर ईयर के लास्ट में आता है। तो फिर मैंने वो फॉर्म भर दिया और उसके बाद जैसे सीसैट की प्रिपरेशन करनी थी, तो वहाँ पे मैं 1-2 घंटे रोज़ प्रिपेयर करता था। तो हुँ। फिर वहाँ पे जब नवंबर के अराउंड में इसका प्री हुआ, तो वहाँ पे मेरा प्री हो गया था। प्री क्वालीफाइंग होता है वहाँ पे, तो वो हो गया था। बट मार्च में जब मेंस हुआ, तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि वो 2 या 3 मार्क्स से रह गया था। तो फिर जब तक मार्च आया, तो मेरे को ये रियलाइज़ेशन हो गया कि जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ये वन डे एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें भी मेरे को बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दोनों एग्ज़ाम साथ में नहीं देखूँगा, एक ही एग्ज़ाम को पहले फ़ोकस करूँगा। और कोविड भी आ रखा था, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे को जॉब चाहिए पहले एक, फिर मैं कोई अनसर्टेन काम करूँगा। तो इसीलिए मैंने फिर मार्च में पूरी तरह से क्या कहते हैं, वन डे एग्ज़ाम्स और सीजीएल बैंक वगैरह पे शिफ्ट हो गया। तो इसके बाद आपने आपने जैसे बताया है मुझे कि कई सारे आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, तो उसकी क्या एक जर्नी रही एग्ज़ाम क्लियर ये करने का? और उनको आपने जॉइन कई सारे जॉब्स नहीं भी किए, तो उनका क्या रीज़न रहा? और आज तक का जो करंट आपका पोस्ट है, वहाँ तक पहुँचने तक की क्या जर्नी थी, वो पूरा आप एक बार बताइए डिटेल में? तो मैंने जब 2019 का फॉर्म आया था सीजीएल का, तो वो मैंने भर भर रखा था और उसका मैंने प्री दिया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो 2019 का सीजीएल दिया था और प्री देने के बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तो फिर वहाँ मेरे को टाइम मिल गया था 2019 का मेंस निकालने में। मेंस क्लियर करने के लिए मेरे को टाइम मिल गया था। बट क्योंकि मेरा प्रिपरेशन 2019 में अच्छा नहीं था, तो मेरे प्री में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और उस टाइम पे मार्क्स काउंट होते थे प्री के। तो उस कारण 2019 में मेरे को अच्छी पोस्ट नहीं मिली थी, मुझे सीजीए अकाउंटेंट मिली थी 2019 के सीजीएल के थ्रू। बट कोविड के फेज़ में मुझे ये रियलाइज़ेशन तो हो गया कि इसमें एग्ज़ाम में आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे रिपीटर्स भी प्लस कम समय में ज़्यादा सवाल सॉल्व करना है, तो एक्यूरेसी के साथ-साथ आपको वहाँ सोचने का टाइम बहुत कम मिलता है एग्ज़ाम में। तो इसीलिए फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो फिर वो कोविड के टाइम पे मैंने काफ़ी वहाँ पे मैंने बेस अपना मजबूत किया। 2019 का फिर मेरा सीजीएल हो गया था, बट मेरा हार्ड शिफ्ट में था और उस ईयर थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम बहुत ईज़ी हो गए थे। तो उसके कारण कोर्ट केस हो गया और उसके दौरान फिर मैंने सेकंड हाफ में, जैसे मैं बताया कि बैंक्स के एग्ज़ाम होते थे, तो वहाँ पे फिर मैं बैंक्स के एग्ज़ाम के कुछ फॉर्म भरे, क्योंकि सीजीएल में उस टाइम उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिले होता था, बहुत ज़्यादा डिले होता था, कोर्ट केसेस होते थे। तो और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे पास एक जॉब होनी चाहिए, क्योंकि करंट सिचुएशन में एक सेटल जॉब होनी ज़रूरी थी। तो हुँ। इसलिए फिर मैंने बैंक्स के एग्ज़ाम की तरफ फ़ोकस किया और सेकंड हाफ में मैंने सीजीएल 2020 का फॉर्म भर दिया था और उसके बाद बाकी फिर 2020 के प्री तक आने से पहले मैंने बैंक्स के मैंने एग्ज़ाम दिए। तो उस साल मैंने आईबीपीएस और आरआरबी पीओ सेकंड हाफ में दिया था।
अराउंड नवंबर दिसंबर में उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स दिए थे और वो दोनों एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए थे। और जैसे ही उनका मेंस क्लियर हो गया था, उसके बाद मैं सीजीएल 2020 पे फ़ोकस किया था पूरी तरह से। और क्योंकि मेरा 19 में बन चुका था, तो फिर 2020 में उतना मेहनत नहीं लगा, क्योंकि 2019 में मैंने पहले काफ़ी मेहनत कर रखी थी। तो इसलिए 2020 में मैं ये भी साथ में कर रहा था, और क्योंकि सीजीएल का उस टाइम बहुत ही वो रहता था कि डिले ज़्यादा होते थे, तो साथ में मैंने एसबीआई का भी तैयारी किया था। ओके। तो 2020 के लास्ट में मेरे दोनों ही एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए थे। 2020 कह रहा हूँ, हाँ, 2021 के लास्ट तक में मेरे दोनों ही एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए थे। बट क्योंकि सीजीएल की जॉइनिंग भी बहुत लेट आती है, हुँ। तो मैंने एसबीआई में जॉइन कर लिया था, और वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया था। ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे वहाँ पे जब मेरी यहाँ पे जॉइनिंग आई, तो यहाँ पे मैं एज़ ए एएसओ आईटी में जॉइन किया उसके बाद। ओके। तो जो आपकी एसबीआई की पोस्टिंग थी वो कहाँ पे थी? उसके बारे में थोड़ा वो बताएँगे? वो मेरी एसबीआई में जो मेरी पोस्टिंग थी, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी। नागालैंड में थी, वहाँ पे कोहिमा में पहली पोस्टिंग मिली थी। काफ़ी वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बट क्योंकि मेरा एम था कि मैं दिल्ली में आके फिर आगे का कुछ सोचूं करने का, इसलिए मैं वहाँ से रिज़ाइन देके फिर यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो जैसे कि आपने एसएससी सीजीएल भी निकाला है, एसबीआई पीओ बैंक भी निकाला है और आपने जेईई भी निकाला है, तो इन सब चीज़ों में आपको क्या डिफरेंस लगा? तो तीनों एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग-अलग है। जैसे कि जो जेईई होता है, उसमें आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा चेक होती है, बट जो आपको सीजीएल या बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपकी हार्ड वर्क चेक होती है, क्योंकि इसमें रिपिटेटिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर में आए थे, वैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, आपको कम समय में ज़्यादा सवाल बनाना रहता है, तो इसलिए इसमें आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना है, बट जेईई में आपको वहाँ पे लॉजिक यूज़ करना पड़ता है, और काफ़ी सारे सवाल नए आते हैं, आपके कंसेप्ट कंसेप्ट के बेसिस पे आपको उसको बनाना पड़ता है, जो कि आपका क्लियर नहीं होगा, तो वहाँ पे आप नेविगेट नहीं कर पाएंगे सवाल को, कि क्या मांग रहा है सवाल में। बट सीजीएल वगैरह में थोड़ा यहाँ पे आपको एक्यूरेसी पे काम करना होगा, यहाँ पे आपको स्पीड पे काम करना होगा, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको हर एक सवाल पे 1 से मैक्सिमम 2 मिनट मिलते हैं सवाल को सोचने के लिए, तो यहाँ पे आपको सवाल सोचने के लिए उतना समय नहीं मिलेगा। तो दोनों में अलग-अलग चीज़ चेक होता है। बैंक के एग्ज़ाम्स में फिर आपको अ, आप किस किस तरह से बड़े सवाल को छोटे में नेविगेट कर पाते हैं, डीआईज़ को, या फिर आपके पज़ल्स को, जो बड़े-बड़े पज़ल्स होते हैं, उनको आपको जल्दी से जल्दी छोटे-छोटे चीज़ों में नेविगेट करके लिखना पड़ता है कि ये इससे कैसे रिलेटेड है, और फिर आंसर्स की तरफ पहुँचना पड़ता है। तो तीनों ही एग्ज़ाम्स का अलग-अलग क्राइटेरिया है, और अलग-अलग वो डिमांड करते हैं एग्ज़ाम से। तो इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि चाहे आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे आप बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आए या फिर आपने नॉर्मल एक आर्ट्स वगैरह या फिर साइंस या कॉमर्स वगैरह के बैकग्राउंड से आए, फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे कितना हार्डवर्क पुट करेंगे, उससे फर्क पड़ता है। एक आपके पास सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको एक थॉरो आपको उसमें ध्यान से आपको पढ़ना है और उसके बाद फिर उस सिलेबस के में जो चीज़ें आपको बता रखी है, वो सारी चीज़ों को आपको एक-एक करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जितनी भी नॉलेज आप कलेक्ट करते हैं, एग्ज़ाम में जाके आपको उसको उतारना है। और थोड़ा बहुत लक बेस्ड भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द जो आपका चीज़ आएगा, वो आपका हार्ड वर्क आएगा। तो जैसा कि लोगों का ज़्यादातर डाउट रहता है कि बैंक और एसएससी में कौन बेटर है, तो आपने तो दोनों ही जगह काम कर रखा है, बैंक में भी और एसएससी के फील्ड में भी, तो आपको दोनों में क्या-क्या डिफरेंस लगा? क्या प्रोस एंड कॉन्स थे? वो बताइए? बैंक में मैं 1 साल तक काम किया हूँ, और वहाँ पे आपको वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और एसएससी के कंपैरिज़न में वहाँ वर्कलोड ज़्यादा रहता है। बट वहाँ पे पोस्टिंग भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। क्यों मैं मेरा खुद का घर बिहार है, बट मेरे को नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग मिली थी, और इनफैक्ट काफ़ी सारे जो मेरे वहाँ पे कलीग जो जॉइन किए थे, वो सब बिहार से ही थे। तो ये 2 चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसके बाद वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपको काफ़ी दिन में जब तक क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक आप जा नहीं सकते हैं।
जनरली टाइमिंग्स ज़्यादा होते हैं, 8 ओ क्लॉक 8:30 भी हो जाते हैं। जब तक आप प्रोबेशनरी ऑफ़िसर रहते हैं तब तक आप काम चला सकते हैं 6 बजे तक। बट उसके बाद जैसे ही एक बार आप असिस्टेंट मैनेजर में कन्फर्म होंगे तो आपको एक अलग से ड्यूटी दी जाएगी कोई भी डिपार्टमेंट का, या तो आपको वो बनाया जाएगा लोन ऑफ़िसर, या फिर सीएसओ बनाया जाएगा, क्रेडिट ऑफ़िसर। तो वहाँ पे फिर आपको सारे काम उस डिपार्टमेंट के फिर आप पे रहेंगे, तो वहाँ पे आपको वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वर्क लाइफ़ बैलेंस थोड़ा वहाँ नहीं मिलता, और उसके बाद और यहाँ पे उसके जगह बट उसके साथ वहाँ पे पर्क्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। जैसे पेट्रोल अलाउंस, हाउस एचआरए की जगह वहाँ लीज़ अकोमोडेशन मिलता है। तो ओवरऑल वहाँ पे पर्क्स थोड़े ज़्यादा हैं, बट उसके लिए आपको बहुत टाइम पुट इन करना पड़ता है उसकी जगह। जबकि यहाँ एएसओ में यहाँ पे आपको 9 टू 5 की जॉब होती है। जनरली आप 5:30 5:45 तक आराम से निकल सकते हैं। और आपके पास 5:45 के बाद आपका पूरा टाइम रहता है, आप वो कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे, अपने हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं। आपको कुछ और करना है, यदि आगे आगे की तैयारी करनी है, उसके लिए भी टाइम रहता है। यदि आपको लकीली घर आस-पास मिल जाता है अपने ऑफ़िस के, या फिर मेट्रो से 30-35 मिनट्स के डिस्टेंस पे मिल जाता है, तो फिर आप काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं और अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क प्रेशर उतना नहीं रहता है, बट यहाँ पे धीरे-धीरे आपको काम सीखने को मिलेगा, क्योंकि शुरू में आपको यहाँ पे एक ही तरह का काम करने को मिलेगा, बट 2 साल के अंदर आप ज़्यादातर काम सीख जाइएगा यहाँ पे। बट बैंक में थोड़ा काम डायनामिक रहता है, नए-नए काम भी आते हैं, कभी-कभी दूसरे के भी काम आपको दे दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे यदि सीट खाली है तो मतलब किसी को ना किसी को वहाँ पे कस्टमर को डील करना ही है। तो आपको वहाँ पे नए काम भी ज़्यादा सीखने पड़ सकते हैं। बैंक्स में आपको थोड़ी सैलरी के बात करूँ तो अभी बाइपर्टाइट सेटलमेंट लग जाने के बाद वहाँ पे सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बट यहाँ भी 8th पे कमीशन के बाद हमारी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। बट वहाँ पे पर्क्स मिलते हैं, और पर्क्स में जो मैंने पहले बताया था, वो सब यदि ऐड कर दिए तो वहाँ पे थोड़ा सैलरी ज़्यादा हो जाता है उनका। तो जैसा कि आपका एसएससी सीजीएल 2020 में अच्छा खासा मार्क्स था और आपको बहुत सारी और भी पोस्ट मिल सकती थी, तो आपका एएसओ इन माइटी चूज़ करने का क्या रीज़न था? हुँ, एएसओ एएस मेरा पहले से ही था कि मैं डेस्क जॉब लूँगा, मुझे फील्ड जॉब ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने पहले ही बना रखा था, सोच रखा था कि मुझे एएसओ ही चाहिए। बट फिर मिनिस्ट्री सेलेक्ट करने वक़्त मैंने इलेक्शन कमीशन वग़ैरह ऊपर रखा था, बट मेरे को एमईए और इलेक्शन कमीशन नहीं मिला, तो फिर मैंने ये थर्ड पे रखा था, तो मुझे ये मिल गया। वैसे ये मिनिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि एएसओ इन माइटी और एएसओ इन एनआईसी अलग-अलग है। एनआईसी सबऑर्डिनेट ऑफ़िस होता है यहाँ पे ओके। माइटी का, तो उसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इंडिया में, बट एएसओ इन माइटी की पोस्टिंग दिल्ली बेस्ड होती है। तो जैसा कि अभी आपने मोर देन 2 इयर्स एज़ एन एएसओ इन माइटी काम कर रखा है, तो आपकी मिनिस्ट्री में आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है? क्या-क्या काम रहता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये एक नॉर्मल एएसओ की पोस्ट है, यहाँ पे भी वही नोटिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह ही करना पड़ता है मेजर। और क्योंकि ये मिनिस्ट्री सीएसएस में नहीं आती है, तो इसका जो एएसओ का सिलेक्शन होता है वो अलग से होता है। मेजर काम तो नोटिंग, ड्राफ्टिंग का ही रहता है, बट और जो रिसीट्स रहते हैं, जो एएसओ का काम रहता है, तो वही काम ये इस मिनिस्ट्री में भी रहता है। और बाकी तो आपके सेक्शन पे डिपेंड करता है, आप कौन से सेक्शन में, या आप आरटीआई में हैं, एस्टेब्लिशमेंट में हैं, या फिर विजिलेंस में हैं, क्या काम मिल रहा है, तो वो आपके सेक्शन पे डिपेंड करेगा। बट मेजर जो एएसओ का काम रहता है, वही वही काम यहाँ पे भी रहता है। तो जैसा कि आपने इसके बाद एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो फिर आपका क्या एक स्ट्रैटेजी रहा? जैसे कि आपने सबसे पहले कौन-सी बुक पढ़ी या फिर क्या आपने वीडियो देखी या सिलेबस वगैरह कैसे आपने क्या किया? स्टार्टिंग फेज़ बताइए। तो उस टाइम पे मेरे को कोई भी टीचर वगैरह का गाइडेंस तो नहीं था। तो मैंने सबसे पहले सिलेबस निकाला, और उसके बाद मैंने अलग-अलग टॉपिक्स को पहले नेविगेट कर लिया कि कहाँ-कहाँ से पढ़ना है। और उसी तरह मैंने चारों के लिए किया, और मैंने शुरुआत में जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की थी। जब मैंने 2019 वाला दिया था, उस टाइम मेरे पास समय भी नहीं था, क्योंकि 2 महीने का ही समय था, और
उम, मैंने जीके बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी क्योंकि उसके मार्क्स कम ऐड होते थे क्योंकि वो 50 मार्क्स का ही था। टोटल 700 में मेरिट बनती थी, तो उसमें अराउंड 50 मार्क्स का जीके होता था उस टाइम। तो वो मैंने नहीं किया था और रीज़निंग भी मैंने अलग से नहीं किया था, साथ-साथ में ही किया था। तो अब हम यहाँ से सब्जेक्ट वाइज़ एक-एक करके सारा सब्जेक्ट देखते हैं कि उसकी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपने फ़ॉलो किए जो कि आपको एक एज लेने में मदद किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप अभी जीके के बारे में बता रहे थे, तो जीके में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? उसके बारे में आप बताइए। तो जीके का सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है, तो इसमें सबसे शुरुआत में मैंने क्या किया था कि लूसेंट की बुक मैंने परचेज़ की थी। तो लूसेंट वो पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी मेरे को कि क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्ट्स दिया रहता है और उतना याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआत में मैंने ट्राई किया है कुछ दिन तक, बट वो रिटेन नहीं कर पा रहा था मैं भूल जा रहा था तुरंत-तुरंत। तो फिर मैंने उसमें एक दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई की कि मैंने उस टाइम पे स्टडी आईक्यू के एक वरुण सर थे और एक गौरव सर, इनकी मैंने 2 कोर्स ली थी जीके के लिए। और ये मैंने बाद में लिया था, 2020 के प्रिपरेशन में लिया था, 19 में मैंने नहीं ली थी, 2020 में लिए थे। तो उनकी गौरव सर की एक आती थी, वो स्टैटिक जीके के लिए उन्होंने 100 वीडियोज़ बनाए थे। वो अराउंड हर एक वीडियो 20 मिनट्स की थी, उसमें नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क और ये सब जो भी स्टैटिक डैम्स, रिवर्स और ये सब उन्होंने काफ़ी अच्छे डिटेल तरीके से, ताकि आपको मेमोराइज़ नहीं करना पड़े, समझ में आए कि क्यों क्यों ऐसे है, और एक अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया था, तो वो लिया था। और एक मैंने उनकी जीके की एक कोर्स थी और वो दोनों लिया था, और ये दोनों कोर्स मैंने अच्छे से, बस इसके नोट्स नहीं बनाए थे मैंने, बट इसके मैंने वीडियोज़ बार-बार रिपीट पे देखता था। जैसे कि पहली बार मैंने सारे वीडियोज़ 1x पे देखे थे और ज़्यादा नहीं थे वीडियोज़। इसमें 100 वीडियोज़ थे और उसमें अराउंड 300-400 वीडियोज़ के अराउंड थे। तो ये सारे वीडियोज़ मैंने रिपीट पे देखा था। मतलब शुरू में 1x पे देखता था और बाद में फिर उसको रिवाइज़ करने के लिए 2x पे या 1.5x पे ऐसे लगा के देखता था। तो और इससे मेरी जीके काफ़ी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हुई थी। और जब मैं 2020 में जब जीके दिया था तो उसमें मेरे 36 मार्क्स भी आए थे। वाओ! हाँ। 36 काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, और जैसे कि 2020 में काफ़ी जीके का लेवल भी थोड़ा ये कर दिया था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा कुछ भी पूछ रहे थे, हुँ, तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। हुँ। तो यस, ये काफ़ी डिटेल स्ट्रैटेजी थी आपकी। तो जीके में फिर आपने करंट अफ़ेयर्स के लिए प्रिपरेशन कैसे की? तो करंट अफ़ेयर्स के लिए मैं 300 एमसीक्यू की पीडीएफ आती थी स्टडी आई की वो यूज़ करता था। और इवन दो एसएससी में करंट अफ़ेयर्स पुराने भी बहुत पूछे जाते थे, पर मैं 4 महीने से 5 महीने से ज़्यादा के करंट अफ़ेयर्स नहीं करके जाता था, क्योंकि उतना उतना रिवॉर्ड मिलता नहीं है, उतना मेहनत करने पर उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है। 1 सवाल 2 सवाल आते हैं, तो इसके लिए मैं उसको स्किप करता था। 4 महीने के पर मैं अच्छे से सारे करके जाता था। और अभी के सिनेरियो में यदि आप अभी लास्ट जो पेपर हुआ है, और मेरे को भी ऑफ़िस में काफ़ी लोगों ने बताया है कि करंट अफ़ेयर्स पुराने-पुराने बहुत पूछते हैं। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आप अभी करंट के करके जाइए। यदि वो सब कोई जो कर रहा है, वो आपको बस मिस नहीं करना है, क्योंकि जो पुराने वाले हैं, वो तो किसी से नहीं बनने वाले हैं। तो इसलिए अभी जो करंट वाले जो आप करंट अफ़ेयर्स आ रहे हैं, हुँ, वो हुँ। कर लीजिए। जीके में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप वो चीज़ करके जाइए, जिससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसी चीज़ें नहीं करके जाइए, जिससे आप पढ़े जा रहे हैं, बट उससे क्वेश्चन आएँगे ही नहीं, या हुँ, फिर उससे क्वेश्चन बहुत कम आएँगे। हुँ। तो वैसी चीज़ें मत कीजिए जीके में। जीके बहुत वास्ट है, यहाँ पे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का स्ट्रैटेजी रखिए। जीके में आप 35 में से यदि आप 20 सवाल भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाई स्कोरिंग तो होती नहीं है जीके में। ओके, ठीक है। तो ये हमारी हो गई जीके की काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हमने शेयर की। इसके बाद हम आते हैं आपकी मैथ्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर। मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी रही है, थोड़ा डिटेल में बताइए? तो मैथ्स का मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस का टॉपिक वाइज़ बाइफरकेट कर लिया था उसको, ये क्या-क्या है टॉपिक्स आ रहे हैं। उसके बाद वो मैंने
उस टाइम पे एसएससी की मदर्स कोचिंग क्लास की बुक आती थी। उस टाइम मैंने कोई टीचर को नहीं फॉलो किया था, बट उस टाइम मदर की एसएससी की बुक्स आती थी पतली पतली, टॉपिक वाइज, तो वो मैंने कुछ अमेज़ोन से मंगाए थे और उससे मैंने बेस बनाया था। उसके बाद मैंने उसमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे वो पहले मैंने किया, और उसके बाद उसमें लेवल 2 करके भी क्वेश्चंस आते थे, वो थोड़े टफ थे होते थे। तो फर्स्ट राउंड में मैंने उन्हें नहीं किया था। फर्स्ट राउंड में मैंने कॉन्सेप्ट पे ही फोकस रखा था, तो मैथ्स के लिए। और जब एक बार पूरा सिलेबस हो गया था, उसके बाद मैंने वो लेवल 2 वाले भी किए थे। और जब सीजीएल 2020 का दे रहा था, तो मैं बस पुराने मॉक्स रिवाइज़ पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करता था और मॉक्स लगाता था उसमें मैथ्स में। तो सबसे पहले तो मैं टॉपिक वाइज़ ही पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं इसमें इम्पोर्टेंट बस फ़ॉर्मूले लिखता था, और बस उसमें मैं कोई क्वेश्चंस को ऐसे लिख के नहीं रखता था कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसको सॉल्व करूँगा बाद में। या तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई करता था, या फिर वो क्वेश्चन छोड़ देता था। ये क्योंकि यदि जो सवाल यदि आपसे यहाँ पे नहीं बन रहा है, वो तो एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कोई चांस नहीं है वहाँ उसको बनने का। तो मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने फर्स्ट राउंड में कोई भी टिप्स और ट्रिक्स के पीछे नहीं जाइए। फर्स्ट राउंड जब भी आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, बेसिक से कवर कीजिए, चाहे जितना टाइम लगे आपको। फर्स्ट राउंड में हमेशा बेसिक पे फ़ोकस रखिए। आप आपको जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी मैथ्स में कि क्या जैसे कि मान लीजिए प्रॉफ़िट लॉस आप कर रहे हैं और आपको क्लैरिटी नहीं है कि मार्क प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे लगता है, और प्रॉफ़िट लॉस तो कॉस्ट प्राइस से निकलता है। हुँ। तो जब तक आप क्लैरिटी नहीं रहेगा, तब तक आप ट्रिक यूज़ करके उसको नहीं कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम में फँस जाइएगा। इसलिए फर्स्ट राउंड हमेशा ट्राई कीजिए कि आप बेसिक से कीजिए, जितना बेसिक से हो जाए, टाइम जितना लग रहा है बट उसको आप बेसिक से ही कीजिए फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में उसका थोड़ा लेवल अप कीजिए, और उसमें 2-3 तरीके से करने का कोशिश कीजिए, और जब आप 2-3 तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएँ, तब फिर कोई ट्रिप या ट्रिक के पीछे भागिए। उससे पहले सबसे पहले आप बेसिक से ही उसको करने का ट्राई कीजिए। हुँ, हुँ। दूसरा बात मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे लिख के मत रखिए कि यार इस क्वेश्चन को तो मैं बाद में देख लूँगा, या फिर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लूँगा। एक क्वेश्चन लिख के और उसको एग्ज़ाम यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मैथ्स में, यदि उसका कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो एग्ज़ाम में आपसे नहीं बनेगा। हुँ। क्योंकि वहाँ उतना टाइम नहीं रहता है कि आप अ क्या सोचें कि कैसे बनाएँ, क्योंकि वहाँ पे आपको एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए क्वेश्चन्स में। हुँ। यदि और मैथ्स में तीसरा बात ये है कि आप क्वेश्चन देख के ये मत सोचिए कि यार वो सवाल तो ऐसे किया था। क्वेश्चन पढ़िए और उसमें देखिए क्या-क्या पूछ रहा है और क्या-क्या निकालना है, उसको एक लाइन खींच के बनाइए और सवाल पे फ़ोकस रखिए। ये मत कभी भी मैथ्स में ये मत ट्राई कीजिए कि ये सवाल मैंने पहले कैसे किया था, या फिर उस टीचर ने कैसे पढ़ाया था। हुँ। मैथ्स में सवाल देखिए और आपको पता चलना चाहिए कि इसमें करना क्या है। हुँ। तभी आप सवाल को वहाँ कर पाएँगे। यदि आप सवाल देख के ही आप ये कोशिश रिकॉल करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, तब आपसे सवाल नहीं बनेगा वहाँ पे। क्योंकि मैथ्स में आप रट्टा मार के काम नहीं चला सकते। हुँ, हुँ। एसएससी में आपको सवाल बनाना पड़ेगा वहाँ पे, हुँ। क्योंकि कम समय रहता है और आपको देखते ही सवाल में पता चलना चाहिए क्या करना है। ठीक है। तो मैथ में एक बार आप एक शॉर्ट में बता दीजिए कि कौन-कौन सी बुक आपने यूज़ की थी? हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने वो जो पतले-पतले बुक्स किए थे वो, तो मदर्स डे। वो तो उस टाइम मेरे को मालूम नहीं था कि क्या-क्या करना है, तो जो मेरे को पहला अवेलेबल सोर्स मिला तो वो मैंने उठा के पढ़ लिया। हुँ। उसके बाद मैंने मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन्स मँगाए थे, वो मैंने पूरे लगाए, और उसके बाद मॉक्स मैंने काफ़ी लगाए, टॉपिक वाइज़ मॉक्स बहुत लगाए, काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म पे जा के मॉक्स लगाए, और मैथ्स में हमेशा ट्राई किया कि मैं जो भी क्वेश्चन्स कर रहा हूँ, हर पहले पहले बार बेसिक से कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा जैसे पहले बार कोई सवाल करने में 3 मिनट लग रहा है, तो कोशिश करता हूँ कि अगले बार उसको करने में 2 मिनट लगे, और उसके अगले बार 1.5 मिनट लगे। इस तरह धीरे-धीरे करके टाइम कम किया। उसमें आपका कैलकुलेशन भी आ जाता है बीच में, फिर आप
कैलकुलेशन अपनी स्पीड अच्छी हो जाती है, धीरे-धीरे आप करते रहेंगे तो कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी। फिर आपको जैसे फ्रैक्शंस वगैरह याद रहेंगे, परसेंटेज वगैरह याद रहेंगे, तो वहाँ पे आपको फिर मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। आप धीरे-धीरे देखिएगा कि खुद ही आपका टाइम कम हो रहा है सवाल हुँ। बनाने का। हुँ, हुँ। तो आप मैथ्स में जब यदि आपका बेसिक क्लियर है, यदि आपने कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं, हर एक आपको चीज़ समझ में आ रही है, ट्रायंगल समझ में आ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल समझ में आ रहे हैं, क्या करना है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वो यदि आपको समझ में आ रहा है, तो हुँ, आप सवाल बनाने में आराम से देखिएगा कि आप 2-3 तरह के से आप सवाल को नेविगेट कर लीजिएगा आराम से। हुँ। तो मैथ्स में हमेशा कोशिश कीजिए कि अपना बेसिक क्लियर करके चलिए और एक पतली सी बुक रखिए, हैंडबुक रखिए, उसमें आप अपने फ़ॉर्मूलेज़ लिख के रखिए और उनको रिवाइज़ करते रहिए, हुँ। ना कि क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए। क्वेश्चंस को आप लिख के रटने का कोशिश करिएगा, वो एग्ज़ाम में आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए आप कंसेप्ट को हमेशा क्लियर करके और फ़ॉर्मूले रिवाइज़ करके तो चलिए। सर ने मैथ्स का काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी अच्छा एक स्ट्रैटेजी बताया है। इसके बाद हम मूव करते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के ऊपर। इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? तो इंग्लिश जनरली हम सभी में से हम लोग सबका सेकंड लैंग्वेज रहता है इंग्लिश। हुँ, बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश में रीडिंग काफ़ी कीजिए। आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। हुँ, आप याद करके या सिर्फ़ वोकैब के बल पे आप इंग्लिश नहीं क्लियर कर सकते। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा। आपका जो वो क्लोज़ टेस्ट वग़ैरह होते हैं, उसमें आपको लगना चाहिए कि ये यहाँ पे क्यों फिट हो रहा है या फिर यहाँ यही फिट होगा। तो वो एक रीडिंग से जो एक डेवलपमेंट होती है इंग्लिश की, वो आपको करनी पड़ेगी। चाहे उसमें आप रोज़ ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं और ऐसा नहीं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर आपको जो अवेलेबल नॉवल हुँ, आसान से स्टार्ट कीजिए। आसान-आसान नॉवल से स्टार्ट कीजिए। आप सिंपल इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए। हुँ, वहाँ पे आप धीरे-धीरे उसको फिर डिफ़िकल्टी बढ़ाइए और आपको रीडिंग करनी है। इंग्लिश बिना रीडिंग के नहीं हो सकती। सिर्फ़ वोकैब याद करके आपसे इंग्लिश नहीं निकलेगा। हुँ। तो सबसे पहले तो आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो रीडिंग स्टार्ट कीजिए और ग्रामर को स्टार्ट से पढ़िए। हुँ, शुरू से ग्रामर के रूल्स पढ़िए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स ये क्या होते हैं, इनको पढ़िए। तब आपको देखिएगा कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इंग्लिश के, हुँ, तो उनको जब जोड़ के आप इंग्लिश कीजिएगा ना, तो देखिएगा कि आप धीरे-धीरे आपका समय कम होता जा रहा है और आप जल्दी-जल्दी कैच अप कर रहे हैं। तो इंग्लिश में आप रीडिंग कीजिए, पहला बात। दूसरी बात, जब एक बार आपका रीडिंग थोड़ा हैबिट बन जाए, तो फिर थोड़ा वोकैब ट्राई कीजिए। एक डिक्शनरी हो सके तो रखिए, यदि आपको शुरू में दिक्कत हो रहा है तो डिक्शनरी से रेफ़र कीजिए, क्या मतलब होता है या आजकल तो गूगल से आप कर सकते हैं तुरंत कुछ भी, तो वहाँ रेफ़र कीजिए। बट रीडिंग पे मैं काफ़ी फ़ोकस दूँगा कि आप रीडिंग कीजिए क्योंकि रीडिंग से आपको एक आइडिया लगने लगता है इंग्लिश का। हुँ, दूसरा फिर आते हैं हम वोकैब का, तो वोकैब के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, ब्लैक बुक या फिर नीतू सिंह या फिर इनके जो जिनमें वोकैब दिए हुए हैं उनको याद कीजिए। रोज़ कुछ वर्ड आपने वोकैब के लिए कौन-सी बुक फ़ॉलो की थी? मैंने ब्लैक बुक फ़ॉलो किया था। उनका अ, जो लेटेस्ट एडिशन उस वक़्त था, तो वो वाला मैंने मँगाया था और ब्लैक बुक में जो प्रीवियस ईयर कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर के आपके सारे आने चाहिए। नए वर्ड्स आप नहीं सीख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे वोकैब आने ही चाहिए क्योंकि उनमें से ही पूछा जाएगा, हुँ, हुँ, मैक्सिमम चांस है। उसके बाद आप वोकैब के लिए आप रोज़ ये मत ट्राई कीजिए कि 200 वर्ड याद कर लें, 100 वर्ड। रोज़ 10-15 वर्ड याद कीजिए। रोज़ 10-15 वर्ड याद कीजिए और हर वीकली बेसिस पे उसको रिवाइज़ भी करते चलिए हुँ, कि और यदि आप मन में उस वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं, तो वो और भी बेटर रहेगा। बट यदि आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कम से कम उसे रिवाइज़ तो बिल्कुल वीकली बेसिस पे करते रहिए। दूसरा वोकैब का ये हो गया और रीडिंग का तो मैंने पहले बता ही दिया हुँ, और ग्रामर का पोर्शन के लिए आप कोई एक टीचर को देखिए और उनकी प्लेलिस्ट उठाइए और शुरू से लास्ट तक सारी वीडियो देख लीजिए और ग्रामर्स के रूल्स आप एक बार दिमाग में रख लीजिए और उससे आप कोशिश कीजिए कि एरर वगैरह वाले जो सेंटेंस है वो करने का ट्राई कीजिए। शुरू में आपको बहुत दिक्कत लगेगा, आपको लगेगा कि यार वो ये इसमें कौन-सा रूल लगेगा, बट एक बार आपकी धीरे-धीरे जब रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी रीडिंग आपकी एक अच्छे लेवल पे चली जाएगी, तो आपको खुद ही आइडिया लगने लगेगा कि अच्छा ये बोलचाल में तो ऐसे बोला जाता है इसको। तो फिर आप
एरर पकड़ने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए मैं काफ़ी फ़ोकस कर रहा हूँ कि आप रीडिंग कीजिए, आप एक बार रूल्स पढ़िए, रूल्स को रिवाइज़ कीजिए ग्रामर के, और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके फिर आप क्वेश्चंस कीजिए उसके बेसिस पे, और वोकैब को 10-10 वोकैब करके आप जब तक कि जो भी आपका टाइमलाइन है, उसमें आप याद करते रहिए वोकैब को। तो ये इंग्लिश की तो ये स्ट्रैटेजी सही रहेगी, और ये इंग्लिश का अभी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, और इंग्लिश सीख के आइए, अच्छे से करके आइए, तो आपको यहाँ नौकरी में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चाहे आप कोई सा भी पोस्ट ले लें सीजीएल में, आपको जॉब में तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, और आप यदि नोटिंग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश वीक है, तो आपको काफ़ी लैकिंग महसूस होगा, इसलिए आप इंग्लिश में रीडिंग और वोकैब और ये मजबूत करके आइए। हुँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, इसके बाद हम मूव करते हैं रीज़निंग के ऊपर। तो रीज़निंग की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? रीज़निंग के लिए तो मैंने अलग से कोई बुक वगैरह फ़ॉलो नहीं किया था, वीडियोज़ वगैरह ही देखे थे, और मॉक से ही लगाया। मॉक मॉक में जो रीज़निंग के सवाल आते थे वो लगाता था, और जो उसमें कुछ कैलेंडर, क्लॉक, डेट एंड टाइम वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, उनके मैंने स्पेसिफिक वीडियोज़ देख रखे थे, और उसके मैंने शॉर्टकट्स सीख रखे थे, कैसे करने हैं, तो वो कर लिया था। और बाकी जो रीज़निंग होती है, तो क्योंकि मैंने बैंक का भी कर रखा था, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा हेल्प मिल गया रीज़निंग में। बट रीज़निंग में हमेशा ध्यान रखिए कि कोई सवाल यदि 2 मिनट में नहीं बन रहा है, तो वो 5 मिनट 2 मिनट के अंदर नहीं बन रहा है, तो 5 मिनट के बाद भी बनेगा, उसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि कभी-कभी रीज़निंग में एसएससी में कुछ ऐसे पैटर्न्स दे देते हैं कि वो आपसे कभी क्रैक ही नहीं होगा। तो इसलिए रीज़निंग में आप स्ट्रैटेजी लेके चलिए कि पहले राउंड में मैं जो ईज़ी वाले हैं, जो ईज़ी वाले सवाल हैं, वो सारे कर लूँगा। लास्ट में आप वो देखिए, यदि जिसमें किसी में पैटर्न खोजना है और वो आप 1 डेढ़ मिनट में नहीं खोज पा रहे हैं, तो उसको आप स्किप ही करके चलिए, क्योंकि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा कि आप क्लिक कर पाइएगा, वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप पहले एक राउंड में रीज़निंग में जो ईज़ी वाले हैं और जो हमेशा आते हैं, डेट, कैलेंडर, फिर आपको जो ईमेल वाले आते हैं, या फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह, ये जो सवाल आते हैं, उनको आप अच्छे से करके पहले राउंड में करना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चारों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी अभी तक आपने बता दी है। और इसके बाद जैसा कि मॉक टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, तो मॉक टेस्ट आपने भी बताया ही, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म के दे रखे हैं, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? और ये भी जानना चाहूँगी मैं कि सबसे पहला जो आपने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें आपके क्या नंबर रहे थे, अगर आपको याद है तो? हाँ, पहला तो मैंने मॉक मॉक टेस्ट के, तो मैं यही कहूँगा कि आप एक बार सिलेबस यदि थोड़ा हो जाता है, तो आप मॉक पे शिफ्ट कर सकते हैं। अराउंड यदि 60% भी आपका सिलेबस हो जाता है, तो आप धीरे-धीरे स्टार्टिंग में मॉक लगा सकते हैं। शुरुआत में मेरी मॉक्स में कुछ 110 या 115 मार्क्स थे। मेरा जीके बिल्कुल ही निल था उस टाइम पे, ओके। तो और मैंने स्टार्ट ही किया था उस वक़्त प्रिपरेशन, तो जीके तो मैं 0 मान के ही चल रहा था कि वहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिर क्या कहते हैं, मेरा मेन फ़ोकस शुरू हमेशा से ही था कि मैथ्स, इंग्लिश और रीज़निंग, ये तीनों, क्योंकि इनका ख़ासकर मैथ्स और इंग्लिश उस वक़्त इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता था। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए जीके का मात्र वेटेज होता था आपको 8% के अराउंड होता था वेटेज, हुँ, तो हुँ। इसलिए उस पे समय उतना देना सही नहीं लग रहा था मुझे। तो इसलिए उस टाइम के हिसाब से मैं कहूँगा कि उम उम, मेरा मॉक टेस्ट में जीके को मैं काउंट नहीं कर रहा था, तो 150 में ही मैं अपने आप को इवैल्यूएट करता था ज़्यादातर। तो अराउंड 110, 120 आ रहे थे, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मेरे को काफ़ी मैथ्स का पहले से ही फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह आते थे, और आइडिया था कि अलजेब्रा वगैरह का, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी मेरे को। तो आपकी मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी रही? जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले आपके 115 नंबर आए, 115 से फिर आपने कैसे मार्क्स को बढ़ाया? तो सबसे पहले मैंने इसमें टेक्स्ट बुक का मौका लगाया था, और जब मेरी 60% के अराउंड सिलेबस हो गई थी, हुँ, हुँ। तो मैंने मॉक लगाया था, फर्स्ट पहला मॉक। और इसमें मॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप मॉक के एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एक बार आप मॉक लगा लिए, उसके बाद वो उसमें परसेंटेज बताते हैं कि इन सवालों को कितने लोगों ने सही किया। जैसे कुछ कुछ सवालों को दिखाते हैं कि 99% लोगों ने किया, और मान लीजिए वो सवाल आपने गलत कर दिया, तो फिर वो एक रेड फ्लैग है कि मतलब हुँ। कि ये गलत नहीं होना चाहिए था।
बट जो सवाल मान लीजिए 20% लोगों ने किया और वो आपसे नहीं बना या फिर आप उसमें फँस गए, तो उसको आप फिर बुक्स में जाइए कि वो कैसे बनेगा, उसके क्या प्रोसेस है उसको बनाने का। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो सवाल सब बना रहे हैं वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए, सबसे पहला बात ये। दूसरा बात, जो सवाल आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या कैलकुलेशन एरर हो रहा है, या फिर आप ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ तो रहे हैं बट उसका ये क्या कहते हैं, सवाल ढंग से लिख नहीं रहे हैं। आप 7% की जगह 9% पे कैलकुलेट कर दिए क्योंकि आप जल्दी-जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को, ये जो मिस्टेक्स हैं, ये आपको हर एक मॉक के बाद इनको कम करना है। जो मिस्टेक्स आपके लैक ऑफ नॉलेज के कारण हो रहा है, उससे उस पे पहले राउंड पे आप मत फ़ोकस कीजिए। उससे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए कि जो मिस्टेक्स आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, उन पे फ़ोकस कीजिए, या फिर आपके एरर हो रहे हैं जो कि मतलब आपने सही किया, लास्ट में जाके एरर हो रहे हैं, उन पे फ़ोकस कीजिए। जो लैक ऑफ नॉलेज के कारण हो रहा है, उनको तो आप बाद में देखिए, बट जो इन चीज़ों से हो रहा है, उनको पहले आप फ़ोकस कीजिए, उनको आप रेक्टिफ़ाई करने का ट्राई कीजिए, सबसे पहला बात। दूसरा बात, तो आप एक माइंडसेट से ऐसा मॉक का स्ट्रैटेजी बना लीजिए। जैसे पहले क्या करना है, अभी सवाल आ रहे हैं, 90 सवाल्स आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, तो पहले मैथ्स करना है, फिर रीजनिंग करना है, और फिर एक राउंड में ईज़ी सवाल्स कर लिए। तो फिर आप ये देखिएगा कि 70% टाइम में आपके 30 ऑलमोस्ट 50-60% क्वेश्चंस हो रखे हैं, तो आप पैनिक नहीं करेंगे लास्ट मोमेंट में। तो उस वो एक स्ट्रैटेजी रखिए आप दिमाग में। पर क्वेश्चंस को आप राउंड्स में करने की ट्राई कीजिए। पहले राउंड में ईज़ी कर लिया, फिर सेकंड राउंड में फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट किए, और लास्ट में फिर जो सवाल बहुत ही डिफ़िकल्ट है और किसी से नहीं होगा, वो ट्राई कीजिए, यदि उस समय बचता है तो। तो एक माइंडसेट आप अपने पास ये स्ट्रैटेजी बना के रखिए। मॉक्स मॉक्स आप काफ़ी सारे लगा के जाइए, हमेशा ध्यान रखिए, मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड इन बैटलफील्ड। तो हमेशा ये 300 मूवी का एक डायलॉग है, वो हमेशा दिमाग में रखिए। ओके। तो मॉक टेस्ट की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताई, और ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताई, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी से। एक डिटेल स्ट्रैटेजी चैनल यूट्यूब पे बहुत कम रहती है, जो कि आपने बहुत अच्छे से बताई। तो इसके बाद अभी जैसे कि 2025 का एग्जाम आने वाला है, तो लोगों के लिए जो नए एस्पिरेंट आ रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए आप क्या एक मोटिवेशन कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ? हुँ। तो इसमें सबसे पहले आप अपना एनालिसिस कर लीजिए कि हुँ, आपको कौन-सा एग्ज़ाम देना है। हुँ, उसके बाद उसके सिलेबस को अच्छे से देखिए। यदि मैं सीजीएल के पर्सपेक्टिव में बताऊँ तो वहाँ पे आप एक बार सिलेबस अच्छे से कर लीजिए, फिर धीरे-धीरे मॉक्स कीजिए। धीरे-धीरे जब आपके मॉक्स में मार्क्स बढ़ने लगें, खुद ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। हुँ, इसलिए हमें ध्यान रखिए, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। आप कहाँ आपको कितना समय लगेगा, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना आवर्स पुट इन कर रहे हैं रोज़। बट हमेशा ध्यान रखिए, आप रोज़ कंसिस्टेंटली इसमें एटलीस्ट कुछ घंटे आप पढ़ाई करें। बिल्कुल भी बीच में एक दिन पढ़ाई किए, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, कि किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिए, इस तरह मत कीजिए। रोज़ एक फ़िक्स आवर्स बना के रोज़ उसे पढ़ाई कीजिए। तो ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो आप इसमें जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, उतना हुँ, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ये एकदम बिल्कुल ही लीनियर कर्व होता है, जितना इनपुट आप डालिएगा उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो इसमें आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक्स लगाते रहिए। धीरे-धीरे आप खुद ही कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, और मोटिवेशन के लिए अलग से वीडियो मत देखिए। जो यस। हाँ। ओके। तो मोटिवेशन आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा, जैसे जैसे आपके मार्क्स दिखेंगे आपको, उसी से मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत सही कहा आपने। हुँ। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको आगे भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊंगी इनके साथ, जैसे कि बैंक वर्सेस एसएससी, और भी बहुत सारी एसओ इन सीएसएस वर्सेस एसओ इन वाईटी, और अदर जो भी इनकी भी नॉलेज अब इस वीडियो में आएगी। तो अगर आपको और भी कुछ कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे बहुत मज़ा आया। आपको भी आई थिंक मज़ा आया होगा, जो मैंने कन्विंस करके ज़बरदस्ती लेके आई हूँ। तो तो आपको कैसा लगा नहीं, आकर के? काफ़ी काफ़ी ये भी एक मॉक की तरह था। शुरू-शुरू में डर लग रहा था, क्या सब पूछेंगी मैडम? हुँ, फिर बाद में, लेकिन बाद में काफ़ी रिलैक्स फ़ील किया। तो लाइफ़ में इसी तरह होता है,
फर्स्ट एक बार जो आप कॉन्कर कर लेते हैं उसके बाद धीरे-धीरे वो आसान लगने लगता है। तो इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, तो यस, दैट वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। बाय-बाय।